तो अब तो आपको मजा आ रहा है क्योंकि आपको 20 साल होने को है, लेकिन जब आपने शुरू किया था क्या कोई ऐसी घड़ी आई कि यार पंगा ले लिया? कोई आईएलटीएस पीटी का इंस्टीट्यूट शुरू कर रहा है, आज इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं, फिर टीचर्स डिपेंडेंट रहते हैं, फिर उनका टीचर हर 2 महीने में छोड़ के जाता है, क्वालिटी सस्टेन नहीं कर पाएगी। उनकी एक्सपर्टीज है वीजा कंसल्टेंसी में, उनको आईएलटीएस पीटी कर यंग 20-22 साल का बच्चा जब तक ग्रेजुएशन पूरी करता है इतना कंटेंट कंज्यूम कर चुका है वो, उसको लगता है कि अब मैंने 50 वीडियो देख ली, मुझे पता लग गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। मोटिवेशनल स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत से आजकल आपने देखा है कोर्सेज आ रहे हैं, आपके शहर के अंदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं, लेकिन कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा है? किससे सीखें? क्या होती है पब्लिक स्पीकिंग? क्या स्टेज पे बोलना पब्लिक स्पीकिंग है, एक पॉडकास्ट करना पब्लिक स्पीकिंग है, या एक क्लास के अंदर खड़े होकर बोलना पब्लिक स्पीकिंग है? आज हम जानेंगे पब्लिक स्पीकिंग के और इंग्लिश स्पीकिंग के एक बहुत पुराने, बहुत एक्सपीरियंस मैं जिनको कहूँगा महारथी से, मिस्टर पंकज असीजा, जो आज हमारे साथ हैं, और आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे कि कैसे वो हेल्प करेंगे हमारे उन ऑडियंस की, आपकी, जो पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और उनसे पूछेंगे कि उनको उनके करियर के अंदर क्या चैलेंजेस आए, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही उसको खड़ी करने में। चलो आइए शुरू करते हैं। वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो पंकज जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मुझे पता भी है आपने 2004 जो ईयर था, जब आपने 2005 जब हम पढ़ रहे थे, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था, और आप उस टाइम पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। तो ऐसा क्या हुआ था कि आप अपनी कॉलेज की लाइफ छोड़ करके, जिस टाइम पे लोगों को शौक होता है कि मैं बाइक चलाऊंगा, मैं कार चलाऊंगा, या मैं घूमूंगा बड़े शहरों में जा करके, आपने इस करियर को चुना जो बिल्कुल डिफरेंट था उस टाइम में? आज तो मैं मानता हूँ हमें इंटरनेट पे बहुत एड्स दिखती हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि आपने यही वाला प्रोफेशन चुना? पहले तो जब कॉलेज लाइफ तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता भाई। कौन होगा जो ये सोचेगा कि मैं बाइक पे गेड़ी ना काटूं या घूमूं ना, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। हुआ क्या कि आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 11 months old। तो 2005 में माई सिस्टर गॉट मैरिड। अब जब दीदी की शादी होगी तो मेरी मदर घर पे अकेली हो गई, और उन दिनों मैं था मुंबई में किंगफिशर एयरलाइंस के साथ। मैंने एयर स्टूवर्ड मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स किया था दिल्ली से, और मेरी प्लेसमेंट किंगफिशर में हुई थी, और एक अच्छे कैबिन क्रू से हुई थी, और मेरे 10th और 11th डे पे मेरा प्रमोशन भी हो गया था। और जब वो प्रमोशन हुआ उसके लगभग 67 डेज तक मैंने काम किया। मैं वापस आ गया दीदी की मैरिज के लिए, और वापस मुझे जाना था, बट मैंने देखा कि मम्मी को बड़ा अकेलापन सा फील हो रहा। अब यहाँ पे एक 12th पास आउट एयर स्टूवर्ड मैनेजमेंट के डिप्लोमा, मैं प्रभु वाला गांव से उकलाना का रहने वाला हूँ, आसपास जो बड़ा शहर है वो हिसार ही है। एयरपोर्ट तो था यहाँ पे, बट उड़ते तो नहीं जहाज, उड़ते नहीं तो मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ जॉब मिलेगी? बट मेरी जो किंगफिशर में प्रमोशन हुई थी 10th और 11th डे पे, वो हुई थी कम्युनिकेशन के कारण, वो हुई थी मेरी बॉडी लैंग्वेज के कारण, मैं टोन को मोल्ड कर सकता था, इसके कारण। एक लीडरशिप क्वालिटी थी। 11th और 12th के दौरान भी मैंने जॉब की थी टू सपोर्ट माई एजुकेशन, और इंग्लिश मेरी बेहतरीन थी, मैं पैशनेट था उसके लिए। तो मैंने सोचा कि यही सारी चीज़ें क्यों ना सिखाई जाएँ। तो मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया, बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हमको किंगफिशर में मिली थी। बट यहाँ पे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब इंग्लिश स्पीकिंग है। तो इंग्लिश तो मैं पैशनेट था, मैं गांव से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने अपने आप सीखी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ऐड ऑन कर देते हैं। दैट इज़ हाउ इंग्लिश स्पीकिंग वॉज एडिड। बट मैं सिखाना चाह रहा था उस लेवल की ट्रेनिंग जो मुझे किंगफिशर ने दी थी। किंगफिशर ने दिया था भाई कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किससे कैसे बात करनी है, कौन से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ड्रेसिंग स्टाइल क्या होना चाहिए। आज भी यहाँ पे बच्चा MBA करके आता है, और ब्लैक पैंट के साथ उसने ब्लू कलर की सॉक्स डाली होंगी या किसी और कलर की सॉक्स डाली होंगी, बट ये एक बहुत बेसिक बॉडी लैंग्वेज का और ड्रेसिंग का रूल है। जिस कलर का ट्राउज़र है उस कलर की सॉक्स होनी चाहिए। आपका हैंड कर्चीफ कैसे आपको रखना है, तो ये चीज़ें मैं सिखाना चाह रहा था। बट समहाउ आई गॉट इनटू इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारे कल्चर में इंग्लिश स्पीकिंग ही था। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। अभी तो
लोगों को कुछ लोगों को पता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी 19 साल प्लस हो गए मुझे, 20 साल होने वाले हैं, तो 19 साल में भी मैं लोगों को ये नहीं बता पाया। कोशिश कर रहा हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग है, इंग्लिश स्पीकिंग अलग चीज़ है, और कम्युनिकेशन स्किल्स अलग है। तो 10% लोगों को अवेयर कर पाए हैं। कम्युनिकेशन के लिए बहुत लोग अवेयर हो गए। कम्युनिकेशन लोगों को पता है आज, भाई इंग्लिश स्पीकिंग डज नॉट मीन कम्युनिकेशन। पॉलिटिशियंस कम्युनिकेशन सीखते हैं, हिंदी बोलना आता है तो हिंदी में भी तो बातचीत करने का तरीका सीख सकते हैं ना। सो ये अलग अलग चीज़ें, दैट्स हाउ आई गोट इनटू दिस प्रोफेशन, और अब मज़ा आ रहा है। तो अब तो आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि आपको 20 साल होने को है, लेकिन जब आपने शुरू किया था तो क्या कोई ऐसी घड़ी आई कि यार पंगा ले लिया? हाँ, शुरुआत के 2-4-5 महीने ऐसा लगा ये पंगा ले मैं तो इसलिए लगा क्योंकि मैं तो सिखाना कुछ और चाहता था, यहाँ सीखना कुछ और चाहते थे। तो मुझे इंग्लिश स्पीकिंग जब बीच में शुरू करना पड़ा तो मुझे लगा कि ये पंगा ले लिया। और मेरे माइंड में ये था कि 1 साल के अंदर अंदर मम्मी का माइंड ऐसे सेट कर दूंगा कि हम मुंबई ही शिफ्ट हो जाएंगे, किंगफिशर या कोई और एयरलाइन कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। बट 1 साल के अंदर अंदर तो मुझे ये एहसास हो गया था, जब आप किसी का जीवन चेंज कर देते हो। एक स्टूडेंट, मुझे याद है, मुझे उस समय 8 महीने हो गए थे इंस्टीट्यूट चलाते हुए, वो एक स्टूडेंट आया और बोला, सर आपकी वजह से मेरी जॉब लग गई। मैं तो जॉबलेस था, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, आपने मुझे जीना सिखा दिया। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व, जब आप किसी की पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर देते हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है, तो बहुत सारे बदलाव आते हैं। उसका गुस्सा कंट्रोल होना शुरू हो गया, उसका बिहेवियर चेंजेस आ गए, वो घर में उसको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई। उसी नेचर के कारण उसको रियलाइज़ हुआ कि मुझे जॉब भी करनी चाहिए। वो इंटरव्यूज़ के लिए गया, जॉब उसको मिल गई। उसने आया और आई वॉज मेरली 18 ईयर ओल्ड, 18 साल के एक लड़के के पाँव छू रहा है एक 26 साल का लड़का। ये कह रहा है आपने मुझे नौकरी दिलवा दी, आपने मेरा जीवन सुधार दिया। मैंने कहा अब तो यही करना है। और यही एक असली फीस होती है जो हमें ये मिलती असली है। फीस होती है। मतलब उस दिन एहसास हुआ कि ये तो यार टीचिंग तो बहुत ही ब्यूटीफुल जॉब है, अंडरपेड है बट ब्यूटीफुल जॉब है। तो फिर सोचा कि अब नहीं जाना मुंबई, अब यहीं रहना। तो पंकज जी, आज जब आपको 20 साल हो गए हैं ये सब काम करते हुए, आज भी एक ऐसी जनरेशन है जो सोचती है कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देख ली तो मुझे मोटिवेशनल स्पीकिंग आ गई या पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ गई, और वो सोचते हैं कि अब मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाऊंगा। ठीक है, वो ऑनलाइन सेंटर्स खोलते हैं या ऑनलाइन अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं। उनको आप क्या राय देना चाहेंगे कि उनके स्टार्टिंग टाइम में ऐसी कौन सी गलतियां अक्सर इंसान करता है, आपसे भी हुई होंगी या आपने अपने फेलो जो लोग हैं उनको देखा होगा, अपने उनको सीनियर्स को देखा। क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि उनका करियर जो है उन प्रॉब्लम से ना निकले जिन प्रॉब्लम से आप निकले हो? यंग जो है 20-22 साल का बच्चा, जब तक ग्रेजुएशन पूरी करता है, इतना कंटेंट कंज्यूम कर चुका है वो, उसको लगता है कि अब मैंने 50 वीडियो देख ली, मुझे पता लग गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, 100 फैंसी वर्ड्स आ गए इंग्लिश के, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी आ गई, और खुद अच्छा, आज कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोल ही लेते हैं। मैंने तो वो शार्क टैंक देख लिया, इन्वेस्टर्स के बारे में पता चल गया, एंजल इन्वेस्टिंग पता चल गई, अब तो सर्व ज्ञान ज्ञाता मैं हो चुका हूँ। और वो फिर अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर लेता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर लेता है। बट उसको ये करने से पहले 100+ बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। वो क्या करवाने वाला है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाना है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 100+ बुक्स पढ़नी चाहिए, और हो सके तो डेप्थ वाले कोर्सेज भी करने चाहिए। जो यूट्यूब पे मेरा कंटेंट जा रहा है या आपका कंटेंट जा रहा है, हम बहुत कुछ बता देते हैं, बट जो कंटेंट हम सेल कर रहे हैं, मतलब जो कंटेंट हम अपने क्लासरूम्स में पढ़ा रहे हैं, अगर वही तो हम यूट्यूब पे देने लग जाएंगे तो हमारे क्लासरूम में कौन आएगा? तो वो चीज़ उस बच्चे को पता होना चाहिए कि जो यूट्यूब पे मिल रहा है वो सिर्फ अपर लेयर 10% है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो तो आपके टेंशन लेने वो के तो लिए, आपकी उनका मार्केटिंग मटेरियल है, मार्केटिंग मटेरियल है, इंटरनेट पे घूम रहा है आपको वहां तक लाने के लिए। बिल्कुल सही। वो बात उसको पता लगती है 2 साल के बाद, जब उसके पास अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक आना शुरू होता है, सर आपने मुझे ये सिखाया था, ये बहुत, आपने जितना सिखाया अच्छा था, बट इसमें तो और भी ज़्यादा डेप्थ थी। फिर मैं उस सर के पास गया, मैं XYZ के पास गया, उन्होंने सिखाया,
तब उसको लगता है कि मुझे सीख लेना चाहिए, तब वो सीखता है। बट तब तक उसका एक ब्रांड वैल्यू बन गई है, तब तक लोगों ने ये कह दिया कि स्टेप 1 के लिए बंदा ठीक है, स्टेप 2 के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। अगर वो शुरू से ही सीख के आएगा तो स्टेप 2 का ऑप्शन नहीं रहेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वहीं पे होने हैं। सबको पता है कि इसके पास नॉलेज है, इसी से कर लेंगे। तो वो करना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है करने से पहले। बट आजकल पैसा लोग देख लेते हैं ना, मार्क जुकरबर्ग अंडर 30 में मिलियनेयर बिलियनेयर बन गया, मुझे बनना है। वो उन्होंने शार्क टैंक देख लिया कि इतने लोग आए, इतने लोग यूनिकॉर्न हैं, वो भी बिफोर 30, मैं भी बन जाऊंगा। तो इस कारण से उनमें पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस उनको फिर। चलिए, अब हमारी ऑडियंस में कोई देख रहे हैं लोग जो अपना सेंटर खोलना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है कि सेंटर खोलने से पहले उन पे कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कहाँ से वो शुरू कर सकते हैं? लेट्स से कोई, अगर मेरे फील्ड की बात करूं, कोई IELTS PT का इंस्टीट्यूट कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसकी नॉलेज खुद होनी चाहिए। टाटा इंडस्ट्री का, टाटा मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, उनकी होटल की। वहाँ पे क्या हुआ, एक दिन बहुत सीनियर मैनेजर, लेट्स से मैं नाम ले लेता हूँ रतन टाटा जी का, रतन टाटा जी नहीं है, सिर्फ एक नाम ले रहा हूँ रतन टाटा जी का। वो इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने एक सीनियर मैनेजर को हायर करना है एक अपने होटल के लिए। वो 80 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछते नहीं है, कहते हैं कि पोछा लगा के दिखाओ। अब 80 में से सब लोग यही कह देते हैं कि मैं सीनियर मैनेजर हूँ जी, 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो ना पोछा लगाऊंगा। एक व्यक्ति कहता है मैं पोछा लगा देता हूँ, वो पोछा लगाता है, उसको हायर कर लेते हैं। परंतु बाकी 79 को भी रतन टाटा जी कहते हैं बाहर बैठो। फिर आते हैं, बोले मैंने इसको पता है क्यों हायर किया। आप सीनियर मैनेजर अगर बन रहे हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, अगर फ्लोर क्लीन नहीं होगा तो आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से, आप जो स्वीपर है वो पर्टिकुलरली जो काम कर रहा है उसको कह सकते हो ना कि पोछा ऐसे नहीं ऐसे लगता है। जब तुमको आएगा ही नहीं, जब तुमको आता ही नहीं तो तुम किसको क्या कहोगे? अगर सिर्फ रूम में बैठना है तो मैनेज नहीं होगा। तो वही एक कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं XYZ, लेट्स से कोई IELTS PT का इंस्टीट्यूट शुरू कर रहा है, आज इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं, फिर टीचर्स डिपेंडेंट रहते हैं, फिर उनका टीचर हर 2 महीने में छोड़ के जाता है, क्वालिटी सस्टेन नहीं कर पाएगी। उनकी एक्सपर्टीज़ है वीज़ा कंसल्टेंसी में, उनको IELTS PT करना ही नहीं चाहिए, उनको वीज़ा कंसल्टेंसी ही करनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है शूज़ को बेचने में, आपको सिर्फ शूज़ ही बेचने चाहिए, आपको कोई और चीज़ बेचनी ही नहीं चाहिए। एक चीज़ की जो नॉलेज है, मेरा कहने का मतलब है अगर इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हो उससे पहले आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की डेप्थ में नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो बात तो नहीं बनेगी। अब हमारी ऑडियंस को पूरी डेप्थ में नॉलेज है, अब उसने शुरू करना है, उसको कितनी बड़ी जगह चाहिए, उसको किस हिसाब से मार्केटिंग चाहिए, मैं ये हेल्प करना चाह रहा हूँ हमारी ऑडियंस की। उसको क्या बेंचेस में शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको कितने लोगों का स्टाफ चाहिए, उसे कौन कौन से लोग चाहिए, तो प्रैक्टिकली हम उनकी हेल्प कर पाएंगे इस चीज़ में। अगर हम प्रैक्टिकली एक इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहें तो सबसे पहले एक स्टाफ को की ज़रूरत पड़ेगी मार्केटिंग की, जो व्यक्ति आपकी पूरी मार्केटिंग संभाल ले। नहीं तो आप फायर फाइटिंग में, जो बंदा खुद एंटरप्रेन्योर बनता है ना, वही फायर फाइटिंग के साथ लगा रहता है, हर रोज़ प्रॉब्लम सारे उसमें लगा रहेगा, मार्केटिंग के इशू में लगा रहेगा। एक व्यक्ति मार्केटिंग के लिए, एक बहुत अच्छा टीचर उसके पास होना चाहिए जो पूरा एकेडमिक संभाल ले। वो टीचर ये देख सकता है कि मेरी क्वालिटी, मेरे स्टूडेंट को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है वो देता रहे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ये 3 लोग के बिना तो नहीं शुरू होगा। एक व्यक्ति वो खुद है, वो खुद का ध्यान रहना चाहिए डे 1 से क्वालिटी को एश्योर करने में। अगर उसका खुद का ध्यान क्वालिटी को एश्योर करने में है तो चलेगा। आपने स्पेस की बात की, अब वो प्रोडक्ट के ऊपर है। अगर वो बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट, मतलब प्रीमियम कोचिंग दे रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि उसको क्लासरूम की स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है, कम स्टूडेंट रखने हैं। कम स्टूडेंट रखने हैं, अगर उसकी कैपेसिटी वो रखना ही 12 स्टूडेंट्स आता है तो बहुत ज़्यादा उसको एरिया की ज़रूरत नहीं है। अब उसको ये डिसाइड करना है कि मैंने 5 साल के बाद कहाँ पहुँचना है। मैंने 5 साल के बाद एक ब्रांड बनना है, रॉल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW, या मुझे मारुति 800 बनना है। मारुति 800 बनना है तो आज ही जगह बड़ी रखो,
फीस कम रखो, बेंचेस प्रीमियम मत रखो, सिंपल बेंचेस रखो जिस पे पैसा कम लगेगा, और फिर आप मार्केटिंग उसी तरीके से करोगे। तो वो तो ये तो जगह का सोल्यूशन है। आपकी क्वालिटी आपको क्या चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स में हम 8 स्टूडेंट लेते हैं सिर्फ। और ये 20 साल पहले से प्लान है कि मैं 8 ही स्टूडेंट लूँगा। अब 8 स्टूडेंट लूँगा तो डेफिनेटली फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, परंतु क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकती ना। 8 के ऊपर तो कोई भी टीचर ध्यान दे पाता है आसानी से। और 8 लेने के स्कूल्स लिए में भी 15 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होते हैं जो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, और premium वो अपने आप को schools हैं। प्रमोट करते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे स्कूल में हर 15 स्टूडेंट पे एक टीचर है। सिंगापुर की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कहते हैं कि एक क्लासरूम में 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होने नहीं चाहिए। वो प्रेफर करते हैं 12 स्टूडेंट ही हों, 12 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर। और जब हम बात करते हैं हम धीरूभाई अंबानी स्कूल की, जहाँ पे हमारे सभी सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है। और वो 1 to 1 मतलब 1 स्टूडेंट 1 टीचर वाली पॉलिसी को भी फॉलो करते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए। तो क्वालिटी आती है उन बच्चों, वो 5वीं क्लास का बच्चा, एक क्लास 5 का बच्चा, वो सब कर पा रहा है जो यहाँ पे एक ग्रेजुएट कर सकता है। अच्छी एलोकेशन देता है, डिबेट्स करता है, अपनी बातों को सामने रखता है, उसको फाइनेंस की नॉलेज है। उसका टीचर की ड्यूटी एक बच्चे की है ना, या 5 बच्चे की है ना, वो बहुत कुछ बता सकते हैं। यहाँ पे टीचर पहले 40 बच्चों की नोटबुक चेक करेगा, फिर आगे काम करवाएगा। कितनी देर में हमारा टाइम पूरा हो गया? ऐसे ही एक कोचिंग में है। अब 250, 300, 400 बच्चा अगर एक क्लासरूम में बैठा है, टीचर क्या चेक कर लेगा। तो पंकज, सारा दिन क्लासेस, वैसे तो आपने मुझे बताया कि इतना ज़्यादा लोड नहीं लेते हो, रिलैक्स्ड रहते हो, लेकिन एक टाइम आपके करियर में ऐसा आया होगा जब सारा दिन क्लासेस, उसको मैनेज भी करना है, कोई बच्चा फीस भी नहीं दे रहा क्योंकि हम टायर 3 सिटीज़ से आते हैं, ठीक है, फीस वाली टेंशन्स भी हैं, हमारा जो एम्प्लॉय का रिटेंशन रेट है वहाँ भी चीज़ें हिली हुई होती हैं। खुद को मैनेज कैसे करके रखते हो? पीस ऑफ माइंड कैसे? अगर आज की बताऊं ये जब शुरू नहीं किया नहीं था नहीं तब की नहीं, मैं उस टाइम की पूछ रहा हूँ जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, या कह सकता हूँ कि अभी सेट होना शुरू हो रहे थे, उस टाइम की जो हजल बजल थी उसको कैसे मैनेज किया गया? 2006 में मेरा फर्स्ट बैच शुरू होता था मॉर्निंग 8 o'clock, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, ये बैचेस चलते थे। यही चाहिए था। और बिगनिंग थी बिल्कुल। एक स्टाफ मेंबर था 9 to 6 की जॉब का, जिसका काम था मैं क्लास में हूँ, कोई कोर्स पूछना है तो बता देना, इससे अलावा उनका कोई काम नहीं था। और मुझे एक बात समझ में आई, बिजनेस आपका ग्रो कर जाता है जब आप क्वालिटी प्रोड्यूस करते हो, बट अगर बिजनेस को आप मैनेज नहीं करोगे तो मेरे वाली तरह फंस जाओगे, आप अपने आप को टाइम भी नहीं दे पाओगे। बट आई वॉज टू यंग, कर पा रहा था। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ अगर मैं ही सारा करता रहूँगा तो कैसे काम चलेगा। बट स्ट्रगल पीरियड कम नहीं रहा था, 2013 तक रहा। 2008 में 2009 की बिगिनिंग में फर्स्ट बैच यूज टू स्टार्ट मॉर्निंग 5:30। मैंने IELTS लॉन्च किया। आई वॉज द फर्स्ट वन टू डील ओनली विद IELTS इन हिसार। और मेरा पूरा दिन तो चलते थे इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स, और IELTS का टीचर हिसार में नहीं था। मुझे मेरी क्वालिटी पे बिलीव था। मैंने खुद IELTS का एग्ज़ाम दिया था, 8.5 बैंड था। मैंने सोचा मैं ही करवाऊँगा। अब मुझे 9:30 से पहले IELTS का बैच फिनिश करना था, तो मैंने 5:30 से 9:30 रखा। तो IELTS का एक नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मुझे मेरे ही टाइम में से टाइम निकालना पड़ा। तो आप मॉर्निंग 5:30 से 9:30 IELTS ये कराता बैच था ले रहे थे IELTS का, और उसके बाद आपका दिन शुरू हो रहा था कम्युनिकेशन, इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले में। और उस समय कोई लंच ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। लोगों से मिलना भी है, काउंसलिंग का टाइम भी देना है, खुद सीखना भी है। ये जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, तब आपको ये छोड़ना पड़ेगा। कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग टीचर, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, आप अपनी जर्नी देखो, या किसी की भी XYZ किसी की भी जर्नी देखो। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हम बात करते हैं, हम आमिर खान की बात करते हैं, या हम पंकज त्रिपाठी की बात, किसी की भी, उस समय 24 में से आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। जो 6 घंटे बच गए उसमें नहाना धोना, कपड़े पहनना, रेडी होना, सोना उसी 6 घंटे में आएगा। वो तो आपको स्ट्रगलिंग स्टेज पे करना पड़ेगा। जब आप अपना सिस्टम एक बार सेट कर देते हो, 2-3 साल लगेगा आपको, बिल्कुल सिस्टम स्मूथली फंक्शन कर रहा है।
तब आपको सेकंड लीडरशिप क्रिएट करनी है कि आप सारा काम आप नहीं कर सकते। अगर मैं टीचर हूँ तो मैंने टीचिंग डेवलप कर लिया। आज मेरे पास कोई भी टीचर आएगा, उसको 10 मिनट में मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ कि तुझे क्या क्लास में लेना है, क्योंकि मेरा डे वाइज सारी चीज़ें रेडी हैं। डे वाइज, डे 1 पे बच्चा आया, इस लेवल का बच्चा है, उसको ये करना है। डे 1 पे बच्चा आया, इंटरमीडिएट इंग्लिश का ये वाला टॉपिक करना है। डे 1 पे बच्चा आया, एडवांस इंग्लिश का ये टॉपिक करना है। डे 1 पे बच्चा आया, आइल्स का है, उसको ये करना है। वो पूरा सिस्टम मैंने बिल्ड कर दिया 2013 तक। अब सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार है। और जहाँ तक रही रिटेंशन की बात, लोगों के रिटेंशन की, आई वॉज लकी इनफ। 2000 आई रिमेंबर दिसंबर 2012 एक स्टूडेंट मेरे पास था, अजय नेगी। दिसंबर 2011 की बात है, सॉरी। अच्छा स्टूडेंट था, नवंबर दिसंबर में मेरे पास रहा। थोड़ा सा नीडी भी था, काम भी चाहिए था, और ब्राइट स्टूडेंट था, बोलना चलने में अच्छा था, बिहेवियर अच्छा था। जनवरी 2012 में मैंने उसको ऑफ़र किया, जब उसका कोर्स ख़त्म हुआ, कि तू मुझे असिस्ट कर दे। मैंने डिस्कवरी चैनल का एक फ्रेंचाइजी ली थी, बच्चों को मॉडल्स बनाने वाली। मैंने कहा इसको तू स्कूल्स में प्रमोट कर दे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं तो नहीं कर सकता प्रमोट, मैं तो अपने इंस्टीट्यूट में हूँ। बाय चांस जिस कंपनी से फ्रेंचाइजी ली, डिस्कवरी की थी, जो बीच में एक चैनल पार्टनर था, उसकी सपोर्ट नहीं मिली, वो प्रोडक्ट नहीं चला, बट अजय को मैंने मेरे पास ही रखा, और वो फैब 2023 तक रहा, 11 साल तक। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी रिटेंशन के लिए, तो आप सामने वाले को सिखाते रहो। अगर सिखाते रहोगे तो उसको लगेगा कि मैं अपडेट हो रहा हूँ। उसको सैलरी भी अपग्रेड करते रहो, बट उस समय एक टाइम अलग था, बहुत कम सैलरी में आप हायर करके अपग्रेड कर सकते थे। आज आपको अच्छी सैलरी हायर करके अपग्रेड करना होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बट अगर आपका सिस्टम ऑलरेडी मैनेज्ड है तो चीज़ें चलेंगी। थर्ड पॉइंट वाज फीस। मैं बड़ा बुरा हूँ इसमें। मैं अगर एक स्टूडेंट कहता है सर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे एक महीना निकल जाता है और 1 महीने के बाद स्टूडेंट नहीं आता। मुझे याद है, मैं बच्चे का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है वो बच्चा भी ये पॉडकास्ट देख रहा हो। एक बच्चा था, उसके फादर को मैंने फ़ीस के लिए फ़ोन किया, बोला जी कल से नहीं आएगा बच्चा आपके पास। मैंने कहा क्यों? बोला आपके पास आएगा तो पिछले 1.5 महीने की फ़ीस मांगोगे आप। अच्छा, उसने अपफ्रंट होके बताया आपको? हाँ, आप तो 1.5 महीने की फ़ीस मांगोगे और अगला महीने की भी फ़ीस मांगोगे, तो वो कहीं और चला जाएगा, अगले महीने की फ़ीस देगा वहाँ पे। फ़ीस बचेगी ना जी, तैयारी तो आपने कराई रखी है, अब उसको पॉलिश करना है, वो कहीं जाके टेस्ट दे लेगा, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। पंकज, आप हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक ऐसा क्या क्रक्स देना चाहोगे कि वो अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ सोचता हर कोई है, लेकिन वो सही में उसको पालें और आपका वो एक मूल मंत्र रहा हो आगे जाने का? अब ये एक फैंसी वर्ड्स में बताऊँ, देसी में बता दूँ? हाइब्रिड। हाइब्रिड बताना नहीं, ये देसी वाला सही समझेंगे। आपका कहने का मतलब है कि काम, बिजनेस, धंधा का एक मूल मंत्र जो मेरा रहा है, ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी। आप ऑनेस्टी से लगे रहो तो जरूर कामयाब होगे। मैं देखता हूँ कुछ लोग सुबह आएंगे, शटर ऊपर करेंगे, 1 घंटा पाठ पूजा करेंगे, और पहले ही कस्टमर को उनकी कोशिश रहती है काट दो। तो भगवान भी देख रहा है। बिल्कुल। आप गद्दी पे रह के, आपका काम है प्रॉफिट कमाना, आप साफ साफ बोल के कहो कि भाई ये प्रोडक्ट 1000 का आया, मैं 1200 का दूंगा क्योंकि मेरी सर्विसेज अच्छी हैं, दूसरा 1100 का दे सकता है। वो गलत नहीं है, क्योंकि आप कह के कर रहे हो। अब धोखे से कर रहे हो तो गलत है। वो पाठ पूजा करके क्या हो जाएगा? आपका काम, आपका बिजनेस, आपका धंधा ही आपका भगवान है। आपने अगर उसकी पूजा कर ली, उसके लिए ऑनेस्ट रह गए, उसके थ्रू लोगों की हेल्प कर दी, आपको ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता। चाहे आपकी दुकान में, फैक्ट्री में मंदिर ना हो, पर आपके मन में एक मंदिर जरूर होना चाहिए कि मेरे पास जो क्लाइंट आया है वो कुछ पाके ही जाए। तो इसका मतलब जो हमारा विज़न है, गोल है, वो ये रहना चाहिए कि हम जो सर्विस दे रहे हैं या हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके अंदर सामने वाले के साथ धोखा ना हो जाए। हाँ, अगर जो आपने कमिट किया, जैसे मेरी ऑनलाइन कोचिंग चलती है, आई हेल्प पीपल बिकमिंग कोच। मैंने कमिट किया कि मैं हफ्ते में 2 दिन क्लास लूँगा और मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको कोच बनाने में बता दूंगा कि कौन सा कंटेंट डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, कैसे फेसबुक ऐड चलेंगी। ये मेरी गारंटी है कि ये चीज़ मैं बताऊँगा, मैं उससे एक्स्ट्रा बताऊँगा।
जो मैंने बताया उससे एक्स्ट्रा करूँगा। अगर आप ही काम नहीं कर रहे, आपने मुझे 4 लाख रुपए दे दिए कोच बनने के और आपने काम ही नहीं किया, तो आप मुझे धोखेबाज कह ही नहीं सकते। बिल्कुल। आप मुझे धोखेबाज तब कह सकते हो जब मैंने आपको कमिट किया कि मैं ये चीज़ें करूँगा और मैंने ना की। तो कहने का मतलब है कि आप पैसा कितना भी लो, परंतु जो चीज़ आपने कही है वो सर्विस आपको देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। जब वो दोगे तो आप आगे जाओगे, तभी रिकमेंडेशन आएगी। हमारा इंस्टीट्यूट है PSCL, 20 साल होने को है। आप इंस्टीट्यूशंस की, आप तो हिसार में ही रहते हो, कितनी मार्केटिंग देखते हो इंस्टीट्यूशन की? वॉल भर रखी हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। कमेटी की एक स्पेशल टीम है जो उनको उतारने पे लगी रहती है पूरे साल। आप PSCL का पोस्टर दिखा दो कहीं पे, क्योंकि हमारे पास 95% प्लस बच्चा रिकमेंडेशन से आता है। वो कैसे आएगा 95% बच्चा रिकमेंडेशन से? और हमारी प्रीमियम फीस पे करता। क्यों कर रहा? क्योंकि हमको पता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरा भगवान है, मेरा क्लाइंट मेरा भगवान है, उसको सर्विस देनी है, उसको बुलवा के भेजना है, उसमें कॉन्फिडेंस डालना है, उसका सिलेक्शन करवाना है। अगर वो विदेश के लिए आ रहा है तो उसको अब्रॉड भेजना है, उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना है। आप उसको कह दो मैं तेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में करा दूंगा, मैं 50,000 रुपये कमीशन लूँगा तुझसे। कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया ना, आप ग्रो करोगे। बट क्या चल रहा है इस इंडस्ट्री में? प्राइवेट कॉलेज दे देंगे, लो ग्रेड कॉलेज दे देंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी में कॉलेज है BSBI। मेरे पास एक क्लाइंट आया, सर मेरे बच्चे का एडमिशन BSBI कॉलेज में इस फ्ला कंसल्टेंट ने करा दिया था। मैंने उसी समय हाथ सिर पे रखा, मैं BSBI में? मैं कहा वो जर्मनी का कॉलेज ही नहीं है, वो कॉलेज किसी और कंट्री का है। जर्मनी में उसकी रिकग्नाइजेशन नहीं है, जर्मनी में तो एक्सटेंडेड कैंपस है उनका, वहाँ पे कमीशन मिलता है जी 30%। लेट्स से बच्चे की फीस है 4,000 यूरो, 4,000 यूरो का कमीशन आ गया 30%। और वहाँ पे जनरली फ़ीस रहती है एक सेमेस्टर की, जो मैं सेमेस्टर वाइज फीस रहती है 5,000 यूरो, जो होता है 10,000 यूरो। 10 लाख रुपए का 30% कमीशन है आपके पास, 3 लाख रुपए। तो ये अब बच्चे को वहाँ पे जाके पता लगा मेरा तो कॉलेज बुरा है। अब वो आपने 3 लाख तो कमा लिए, बट आपको उसका भुगतना पड़ेगा 4-5 साल में। आजकल भुगतने वाले को भगवान के पास भी हमारे 5G है। जैसे पहले कहते थे कि फास्ट है। अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, फिर एक नहीं, वक्त आया जितना- बोला लास्ट टाइम में भुगतना पड़ेगा। आजकल तो हैंड टू हैंड रिजल्ट है। हैंड टू हैंड रिजल्ट है। भुगतना कैसे पड़ेगा? 2 साल में उस कंसल्टेंट का लोगों को पता लग जाएगा। अगर वो बच्चे को भेज रहा होता ये कह के, भाई तुझे वो कॉलेज में भेज रहा हूँ, वहाँ पे पहुँचना तो आसान हो जाएगा, इस कॉलेज की वैल्यू नहीं है, बट तेरा एडमिशन कहीं और हो नहीं सकता। अगर उसको खुल के बता रहे हो कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, फिर वो जा रहा है, फिर उसकी चॉइस है, फिर वो चूज कर रहा है। बिल्कुल। और लेकिन वो डिजर्व कुछ और करता था अच्छा, और आपने उसको इसलिए सस्ती चीज दे दी या हल्की चीज दे दी क्योंकि इसमें आपका मार्जिन ज्यादा था। हिसार में एक मेंटोर बहुत पॉपुलर रहा है, आई वुड नॉट नेम, और हिसार में नहीं, मैं ऐसे 1-2 कंसल्टेंट को जानता हूँ तो दिल्ली में आज भी बहुत पॉपुलर है। और हिसार वाला वह व्यक्ति, वो MBA में उन बच्चों का एडमिशन पुणे में, हैदराबाद में, ऐसे ऐसे कॉलेजेस में करवा दिया। बच्चों को जाने के बाद पता लगा इस कॉलेज से तो फला आदमी को 1-1.25 लाख रुपए कमीशन गए, इसलिए करवाया है। कॉलेज डज नॉट स्टैंड एनीवेयर। कोई टॉप 100 की बात अलग है, टॉप 1000 में भी नहीं आ रहा। और ये कह के भेज दिया गया कि मैं आपके टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन करा रहा हूँ। बच्चा खुश, पेरेंट्स खुश, सब ठीक है। 5 साल या 6 साल उसका ये सिस्टम चला, उसने बहुत पैसा भी कमाया। आज वो व्यक्ति एक बच्चा स्टूडेंट पे इंस्टीट्यूट पे लाने के लिए रो रहा। 5 बार इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज कर लिया, जगह चेंज होगी, बिल्डिंग बिक गई। तो आज नहीं तो कल तो लोगों को पता लगेगा। बिल्कुल पता चलेगा। आपने कपड़ा ब्रांडेड कह के भेज दिया, है वो फर्स्ट कॉपी, पहने का तो फील होएगा, पहने का 2 बार धुलेगा तो भी पता लगेगा। तो आप अगर शुरू में ही कह के बेचो भाई ये फर्स्ट कॉपी है, ये फर्स्ट कॉपी है। अब आप, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने सर रोलेक्स डाल रखी है। मैं उनसे पूछता हूँ रोलेक्स कितने की आती है भाई? बोले 60,000 रुपये। भाई तेरा दिमाग खराब है। स्टार्ट्स विद 4.5 लाख। और रोलेक्स का कौन सा? बोले सर स्काई डाइवर डाल रखा है। मैं 18 लाख रुपए की। मैं तू बता कितने उसको वो 3,000 रुपये की चीज़ या 2,000 रुपये की चीज़ 60,000 में दे दी गई, तो वो बोला रोलेक्स इतने की आती है। तो एक तो दुकानदार की गलती, एक उसकी गलती, खरीदने से पहले उसने रिसर्च भी नहीं की कि असली में आती कितने की है। तो कैसे चलेगा काम?
तो ये चीज़ें आपको अपने धंधे को ही भगवान मानना पड़ेगा, अपने काम को ही भगवान मानना पड़ेगा, और भगवान के साथ नाइंसाफ़ी आप नहीं कर सकते। इसीलिए सोसाइटी से आप बहुत कुछ कमाते हो, इस यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो वापस भी देना। तो आपने अगर उससे बहुत कमा लिया ना, तो आपको कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसी समाज को वापस देने के लिए, तो आपका बिजनेस और ग्रो करेगा। ये ज़रूरी है। अब किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप खुद का देखो, क्या आप इस पॉडकास्ट के जरिए आप समाज को कुछ देना ही चाह रहे हो ना? बिल्कुल। तो यू विल ग्रो। अगर आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ काम से कमाना रहेगा तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। 2 साल कमा लोगे, बहुत खुश हो जाओगे, तीसरे साल कहाँ जाओगे? बिल्कुल सही बात है। यही कारण है कि हम 20 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद बहुत इंस्टीट्यूशंस आए और बहुत बंद हो गए, और बहुत नए आ रहे हैं, 2-2 3-3 महीना करके बंद भी हो रहे हैं। टारगेट उनका पैसा कमाना है। टारगेट पैसा कमाना है। साल 2 साल में सच्चाई बता जाती है। पंकज, हमारी बातें थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हैं, तो एक क्वेश्चन आया माइंड में। आप सुबह 5 बजे शुरू होते हैं, ठीक है, तो 5 बजे क्लास लेने के लिए 4 बजे उठते हैं, और पूरे दिन आप सेंटर भी चलाते हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, सब कुछ अपना हैंडल कर रहे हैं। कैसे खुद को मैनेज करते हो पीस के लिए भी, और एनर्जी को शाम तक कैसे बचा करके रखते हो? देखो, मैं हूँ मॉर्निंग पर्सन। मुझे लगता है जब आधी दुनिया सो रही हो ना, आप अपना 70-80% काम कर दो। मेरा जो ऑनलाइन कोचिंग सेटअप है, पब्लिक स्पीकिंग और कोर्स क्रिएटर वाला, वो 7:30 तक ख़त्म हो जाता है। 7:30 बजे मेरे बच्चे उठ जाते हैं। जब तक वो सो रहे हैं मैंने अपना काम कर लिया 80%। हाँ, वो ऑनलाइन वाला तो 100% हो गया। अब मुझे इंस्टीट्यूशन जाना है। 7:30 से 8:30 बजे तक मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, और वो मुझे पूरे दिन के लिए एनर्जी दे देते हैं। फिर मेरा एक बहुत फिक्स है कि मुझे 3 क्लासेस लेनी है, और उन 3 क्लासेस को भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ और खुद की वीडियोस भी देखता हूँ, कारण कि मुझे इम्प्रूव कहाँ करना है। जब आप डेली 2 घंटा 3 घंटा अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए भी दे रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको डेली नई चीज़ें पता लगेंगी। अच्छा, आज मैं ऐसा बोला, अगर मैं इसको इस चीज़ से इस तरीके से बोलता या इसको इस एग्जाम्पल से समझाता तो मेरे स्टूडेंट को ज़्यादा समझ आता। तो एनर्जी आ रही है, अब आप बोर नहीं होगे। हम कई बार अपने प्रोफेशन में बोर होने लग जाते हैं, रिपीटेटिव चीज़ें, सब कुछ। तो उसके लिए जब आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हो अपने आप को डेवलप करने में, तब आप बोर नहीं होते, एनर्जी बनी रहती है। तो ये भी कारण है एनर्जी को मेंटेन करने का। फिर अगर आप 10 मिनट मेडिटेशन करते हो, मैं 7 to 8 इंस्टीट्यूशन पे ही योगा करता हूँ शाम को। कारण उसका, अगर मैं घर चला गया तो बच्चे, मैं तो कर रहा हूँ सूर्य नमस्कार, बच्चा मेरी कमर पे आके बैठ गया तो वो होगा नहीं। तो मुझे पता है घर पे जाके मैं बच्चों के साथ बच्चों वाली योगा तो कर सकता हूँ, मेरी लाफिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, मेरा हैप्पी हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। बट जो मेडिटेशन ज़रूरत है एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, वो नहीं हो पाएगी। मैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट हूँ, तो मुझे योगा करनी वैसे भी ज़रूरी है। तो 7 से 8 शाम को क्लासेस नहीं लेता मैं, 6 बजे के बाद कोई क्लास नहीं था। 6 से 7 मैनेजमेंट, 7 से 8 योगा, 8 बजे के बाद घर पे जाऊँगा। बट मैं मेरी योगा करके जा रहा हूँ, काम करके जा रहा हूँ। तो जब मैं अच्छा घर पे जाके फिर अब मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बच्चों के साथ खेलना है। 2 घंटे उनके साथ खेलते हैं, 10 बजे सो जाते हैं। सुबह 4:30 मैं उठता हूँ, नहा धो के कुछ पूजा पाठ करके। पूजा पाठ का मतलब मंदिर जाना भी है, और पूजा पाठ का मतलब ये भी है कि अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके इस यूनिवर्स को थैंक्स, ग्रैटिट्यूड हमें सबको ही करना है, यूनिवर्स को करना है। पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, और कुछ भी नहीं लेकर आए थे, बहुत कुछ है, तो देना तो है ना उसको थैंक्स। तो वो करके फिर 5:30 बजे क्लास शुरू करता हूँ, 5:30 से 7:30 घर पे, और पूरा रूटीन बताइए आएंगे। बहुत मज़ा आया पंकज जी आज आपसे बात करके, और आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और हम आगे भी पंकज जी को इनवाइट करेंगे अपने पॉडकास्ट पे। सो थैंक यू सो मच पंकज जी। इट वाज मेरे को ना कुछ देर के बाद रियलाइज़ हुआ कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। इट वाज जनरल कन्वर्सेशन, और मज़ा इसलिए आया क्योंकि एवरी क्वेश्चन वाज प्रिसाइज,
एस एवरी क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि पीपल हु आर वॉचिंग दे आर गेनिंग समथिंग, तो इसलिए मज़ा आया। और ये पॉडकास्ट की मुझे इंटेंशंस आपकी लगी कि आप लोगों को देना चाहते हो, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपने रेडी किए हैं। जनरली यूथ को ऑल आप थैंक्स देना टू चाह आवर टीम, माय टीम, जो बहुत बैकएंड पे बहुत मेहनत कर रही है इस चीज़ के लिए कि सर आप करिए, हम आपके साथ हैं। वो टीम तभी मेहनत करती है जब अच्छी लीडरशिप हो, तो सबका साथ रहता है तभी काम होता है। सो वंडरफुल बीइंग हियर टुडे। थैंक यू सो मच पंकज जी। इट वाज सो इंटरेक्टिव, नाइस।